नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। इस देश में सियासत के नाम पर क्या क्या हो रहा है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि किसी को आतंकवादी को फांसी दिए जाने पर एतराज है तो कोई पीट पीट कर देशभक्ति सिखाने की धमकी दे रहा है। सियासी फसल काटने के लिए नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। ओवैसी और अबू आजमी सरीखे नेता मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार याकूब को फांसी दिए जाने पर दुखी हैं, तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल पीट पीट कर देश प्रेम सिखाने की धमकी दे रहे हैं। जिस तरह से आतंकवाद का मजहब बताने का चलन शुरू हो गया है, सवाल ये, समाज को बांटकर किसी को क्या मिलेगा? देश जलेगा, सुकून की नींद कोई नहीं सो पाएगा। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि पीट पीट कर देश प्रेम सिखाने का लाइसेंस वीएचपी को आखिर किसने दिया? साक्षी महाराज ने क्यों कहा ओवैसी आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं? क्या मौत की सजा के दोषियों से हमदर्द देशद्रोह है? इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रेम की शिक्षा हमें जबरदस्ती देनी पड़ेगी। उनको प्रेम करो, मधुर संबंध बनाओ, और मेरा ये मानना है मार खा करके वो प्रेम के संबंध बनाए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सरकार को ओबीसी की भी गतिविधियों पर निगाह रखनी पड़ेगी। हैदराबाद में जितनी भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है, पैसा कहां से आता है, क्या होता है? विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने आतंकी याकूब मेमन से हमदर्दी जताने वालों पर तीखा हमला करने के बाद एक बार फिर बखेड़ा खड़ा हो गया है। इलाहाबाद में वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने याकूब मेमन का पक्ष लेने वालों को सीधे धमकी दी है कि याकूब मेमन से हमदर्दी जताने वालों को पहले प्यार से समझाया जाएगा, अगर वो नहीं माने तो उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी और उन्हें पीट पीट कर देश प्रेम की सीख दी जाएगी। आइए सुनते हैं कि अशोक सिंघल ने क्या कहा। कि अंत में इनको जबरदस्ती प्रेम के साथ हम बैठाएंगे। प्रेम करो हमसे, झगड़ा मत करो, प्रेम करो हमसे। प्रेम की शिक्षा हमें जबरदस्ती देनी पड़ेगी। उनको प्रेम करो, मधुर संबंध बनाओ, और मेरा ये मानना है मार खा करके वो प्रेम के संबंध बनाए। इधर वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने इलाहाबाद में याकूब से हमदर्दी रखने वालों पर निशाना साधा, तो उधर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी याकूब की फांसी का सबसे पहले विरोध करने वाले एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। उसने संविधान की शपथ ली और शपथ लेने के बाद फिर उसका उल्लंघन कर रहा है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि सरकार को ओबीसी की भी गतिविधियों पर निगाह रखनी पड़ेगी। मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूं, राम तो हमारे थे, बाबर का तुम्हारा लगता था? हैदराबाद में जितनी भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है, पैसा कहां से आता है, क्या होता है? इनकी हर गतिविधि राष्ट्र की विरोधी है। साक्षी महाराज और अशोक सिंघल के इस बयान को एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और याकूब की फांसी का विरोध करने वालों से जोड़कर देखा जा रहा है। दहशतगर्द अगर है तो ये भी दहशतगर्द है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ कई बड़ी हस्तियां याकूब मेमन के फांसी के विरोध में उतर आई थी। ये तो सरासर दादागिरी कर रहे हैं ये लोग। अगर ये इस तरह का बयान अगर वारिस पठान देता तो एंटी नेशनल हो गया, ये बोल दिया, वो कर दिया। अब क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान आया है कि ठीक है हम एक्शन लेंगे, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। तो क्यों एक्शन नहीं ली जा रही है? सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अब आपको करना होगा। ऐसे तरह के विवादित जो बयान दे रहे हैं विश्व हिंदू परिषद वाले, तो उनके खिलाफ आपको एक्शन लेकर उनको अरेस्ट करना होगा। सवाल यह है कि जब मुंबई धमाकों के गुनहगार याकूब मेमन को उसके किए की सजा मिल गई है और उसे फांसी पर लटका दिया गया है, ऐसे में सियासत क्यों? आखिर याकूब से हमदर्दी जताने वालों को पीट पीट कर देश प्रेम सिखाने का लाइसेंस वीएचपी को किसने दिया? क्या मौत की सजा के दोषियों से हमदर्दी दिखाना देशद्रोह है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। किस तरीके से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं और किस तरह से इसे सियासत की जो फसल है वो लहलहाएगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपको मिलवा दूं। भारतीय जनता पार्टी से शायना एनसी हमारे साथ मौजूद होंगी। कांग्रेस के नेता है अखिलेश प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, एमआईएम के विधायक हैं। पहला सवाल बंसल साहब आपसे लूंगा, चूंकि आप ही के नेता हैं। अशोक सिंघल, उनका बयान आया है कि अब पीट पीट कर प्रेम की भाषा सिखाएंगे। प्रेम और पीटना ही मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा सा अगर समझा पाए आप। बात यह देखिए, अशोक सिंघल जी जैसा व्यक्ति जिनकी पूरे विश्व के अंदर एक उनका जो कंट्रीब्यूशन है
वो अतुल्य है और श्वेत वस्त्र में वो वास्तव में संत हैं। एक वरिष्ठ नागरिक के नाते उनकी जो चिंता है उस चिंता को समझना पड़ेगा। अखिलेश जी, उन्होंने चिंता व्यक्त की उन लोगों के बारे में दो बातें सर आप एक साथ कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि श्वेत वस्त्र में संत हैं, बिल्कुल, दूसरी तरफ वो पीटने की बात कह रहे हैं। कौन सा ऐसा संत होगा जो पीटने की बात हाँ, देखिए प्रत्येक संत ने, प्रत्येक भगवान ने, प्रत्येक अवतार ने दुष्टों को खत्म करने की बात कही है। तो अवतार और उन्होंने देखिए, नहीं मैं एक बात कर रहा हूं, संत की बात जो कर रहे हो ना आप, मैं उस परंपरा की बात कर रहा हूं। अब बात आई उन्होंने क्यों कहा, इस बात की चिंता आपको भी होनी चाहिए कि एक चैनल पर जब एपीजे अब्दुल कलाम जी का संस्कार हो रहा था और एक दूसरी तरफ जो है ना एक आतंकवादी को फांसी हो रही थी, किस चीज को मीडिया ने बृहत्ता के साथ दिखाया, किसके प्रति लोगों की संवेदना ज्यादा थी, किधर लोग ज्यादा इंक्लाइन थे, ये। और कुछ लोग जो है मौत के बाद भी उसके जनाजे में जाते हैं। आतंकवादी के साथ क्या आपका संबंध है? एक तरफ कहते हैं नाते रिश्तेदार परिजन होंगे, जनाजे में गए, अरे वो नाते रिश्तेदार परिजन नहीं है, नहीं कर रहे हैं। अरे नहीं, बहस हम उस पर नहीं कर रहे हैं सर। आप दो तीन बातें एक साथ तो मत कहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि वो संत है श्वेत वस्त्र में अशोक सिंघल, दूसरी तरफ वो पीटने की धमकी दे रहे हैं कि जो प्रेम की भाषा उसको पीटकर हम प्रेम की भाषा सिखाएंगे। प्रेम और पीटना सर दोनों एक चीजें साथ नहीं चलती है। अखिलेश जी, उन्होंने पीटने की धमकी नहीं दी, उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो दुष्ट मानसिकता के हैं, ऐसे लोग जो आतंकवादियों के पक्षधर हैं, आतंकवाद के पक्षधर हैं, उनको अगर प्यार से अगर समझते हैं तो प्यार से समझाएंगे, मिल बैठ के समझाते हैं, मिल बैठ के समझाएंगे, नहीं मानेंगे तो उसको साठे समाचारे और उसको जो है डंडे की भाषा भी जानते हैं। अच्छा, मतलब आप पुलिस है, आप ही अदालत है, आप ही सब कुछ है, आप नहीं, भारत की जनता है, भारत की न्याय व्यवस्था है, भारत की सरकार है, वो इनके साथ में वो व्यवहार करना पड़ेगा जिससे कि ये धरती पर आ जाए। चलिए, अखिलेश जी मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं लगता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी। आनंद जी, इस देश में जो भी व्यक्ति है, चाहे जिस जात धर्म का हो या जिस कोने में हो, उसकी राष्ट्रभक्ति पे हमें किसी को कभी शंका नहीं करनी चाहिए। वो राष्ट्रभक्त है। हम चाहे आतंकवाद का समर्थक इस तरह की भाषा आज क्यों बोली जा रही है बीजेपी के द्वारा? वो इंडिविजुअल है। देखिए, आप बहस मत करिए, अभी मैं आपके एक एक करके जवाब दे रहा हूं। अभी आपसे भी सवाल मैंने आपको बताना पड़ेगा। अभी आज बीजेपी डाइवर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि 14 महीने हो गए, चाहे डोमेस्टिक आतंकवाद हो या इंटरनेशनल फोरम पे, कहां से आ गई? मोदी जी हर जगह फ्लॉप हुए हैं। चाहे लखनऊ, ये बीजेपी के ही अंग हैं, विश्व हिंदू परिषद या सारे आरएसएस के अंग हैं, जिसके अंग बीजेपी है उसी के अंग ये भी हैं। और जो लोग राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, उनसे हमारा एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में जाके ये कहे कि साल भर पहले तक मैं हिंदुस्तान में पैदा होने पे शर्म आती थी कि मैं कहां किस देश में पैदा हो गया, अरे कहां से कहां भटक गए, इसे क्या कहा जाएगा? अखिलेश जी, धरातल पर आ जाओ। आप आतंकवाद के समर्थक हैं या विरोधी हैं? आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अरे हमें उन लोगों से, आप वो जो अंग्रेजों के साथ थे सन 47 तक, उन सुविधा के राष्ट्रभक्तों को, कांग्रेस को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और आतंकवादियों को फांसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उसके रिश्तेदारी जो लोग हैं उनके विरोध में खड़े होंगे नहीं होंगे? अपना देखो, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को रात को जगाया, फिर भी विश्वास नहीं होता जो थे। और ये नेता कहते हैं कि मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यही होता है आतंकवाद। शर्म आनी चाहिए। वैचारिक आतंकवाद है अखिलेश जी, इसे ही बोलते हैं वैचारिक आतंकवाद। इनका बस चलेगा तो हथियार का भी आतंकवाद इसी तरह करेंगे। इनका अगर आप साथ नहीं देंगे, अखिलेश जी, सकते आप आपका ज्यादा मत बढ़ाइए इनको। इनका अगर बात नहीं मानेंगे फिर कह देंगे कि राष्ट्रद्रोही है। इनकी बात से अगर बंसल साहब और भी जो तमाम मेहमान हैं, ऐसा लगता है कि जानबूझकर दोनों तरफ से नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। नहीं, मैं इम्तियाज जलील साहब को रुकना चाहूंगा। एक मिनट, बंसल साहब, एक मिनट, बात मेरे साथ इम्तियाज जलील साहब है। एक मिनट रुक जाइए, मेरे साथ इम्तियाज जलील जुड़ चुके हैं, के आप विधायक हैं, ओवैसी साहब की पार्टी से हैं। जलील साहब, क्या ये चीजें आप लोग को सूट करती हैं? शुरुआत आप लोगों ने एक तरीके से की, याकूब के प्रति आप लोगों ने हमदर्दी दिखा दी। अब बंसल साहब एक कदम आगे बढ़ गए हैं। अशोक सिंघल कह रहे हैं कि जो प्रेम की भाषा नहीं समझेगा उसको पीट के समझाएंगे। देखिए साहब, हम जो बात पहले दिन से कह रहे हैं, आज भी हम उस बात के ऊपर अटल है। और हमने जब पहली बार ये बात कही थी
कि कुछ सिस्टम के अंदर गलतियां है, वो सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। उसके बाद देश के 40% लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके बाद 250 लोगों ने तो प्रेसिडेंट को ये किया है। कल ही देखेंगे सर, आपने सिस्टम की गलतियों पर कम इशारा किया था, आपने मजहब की तरफ इशारा किया था। आप साफ तौर पर याकूब मेमन के मजहब को आतंकवाद से जोड़ रहे थे। मेरा साहब यही कहना है कि अब जो मामला खत्म हो गया है, अब उसके ऊपर इस तरह की फिजूल बकवास, ये विश्व हिंदू परिषद, ये अशोक सिंघल हो या साक्षी महाराज हो, आपको इनको कोई कहने का अधिकार नहीं। जो व्यक्ति कहता है 15 मिनट के लिए मेरी पुलिस हटा दो, मैं देश के अंदर से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, ऐसे लोगों को क्या इनसे क्या तो आपको भी तो सूट करती है ना ये चीजें, उस तरह की बात वो करते हैं। हमने ऐसा नहीं कहा, दुकान चलाते हैं हम आतंकवादियों को सबक सिखाने की बात करते हैं। और ये सिर्फ सर, आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए देश की अदालतें हैं, पुलिस है, प्रशासन है। आप कौन होते हैं? आप इस देश के एक नागरिक हैं। अरे देश के नागरिक हाथ में आप कानून थोड़ी ना ले लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? एक हम देशभक्त हैं। अबू आजमी साहब को कैसे अबू आजमी साहब ये बातें कहां जाकर रुकेंगी, जरा मुझे ये बताइए। आपने भी हमदर्दी दिखाई थी याकूब मेमन से? जी नहीं, मैंने याकूब मेमन से हमदर्दी इसलिए दिखाई थी कि याकूब मेमन सरेंडर हुआ था और उसे छिपाया गया। एक सच्चाई को मैं नहीं, इस देश के बड़े बड़े रिटायर जजेस कह रहे हैं इस बात को। आज भी लिखा जा रहा है, मिस्टर रमन ने लिखा है, मिस्टर बेदी ने लिखा है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं उन्होंने कहा कि ये गलत हो रहा है। मैंने आज आपने देखा, आज एक रजिस्ट्रार ने कहा कि वो जो फैसला हुआ वो काला दिन था सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंदर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज जो अशोक सिंघल साहब कहां तक जुड़े हुए हैं सिखाना चाहते हैं, एक तरफ तो बाबरी मस्जिद शहीद करते हैं। कौन सी बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो? एक मिनट ये मस्जिद जानबूझकर राकेश सिन्हा जी, ये एक मिनट बाबरी के विचारक राकेश सिन्हा जी, क्यों ना माना जाए, जानबूझकर इस तरह की बातें कही जाती हैं। दोनों पहलू हम देखेंगे। एक तरफ मस्जिद को शहीद करोगे सर, एक तरफ तुम्हारे लोग इस देश में हथियारों, ये तुम्हारे लोग हमारे लोग, सर यही क्या मतलब है? राकेश सिन्हा जी, यही तो दिक्कत है। इसी तरीके से जानबूझकर नफरत के बीच बोल जा रहे हैं इस देश में। किसने ब्लास्ट किया? प्रेम की बात करना है, मारना है तो पहले उनको जाकर राकेश सिन्हा जी, जो लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बांटने की कोशिश कर रहे हैं? तभी तो जेल में गए थे आप, और किसी ने गए थे? साहब एक मिनट रुक जाइए। अबू आजमी साहब शांत तो हो जाएं। जी नहीं, आप देखिए हर डिबेट का ने भेजा था, होना चाहिए। इंसाफ हुआ, बाहर आ गया, कुछ नहीं कर सके, मेरा डिस्कस नहीं निकलेगा। ज्यादा मारने की मैं 2 बात मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। लैंड ऑफ द लॉ से बड़ी कोई चीज नहीं होती है और रूल ऑफ लॉ से बड़ी दूसरी कोई चीज नहीं होती है। हर व्यक्ति को लैंड ऑफ द लॉ और रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत होना चाहिए। आज दुख की बात यह है, जब एक आतंकवादी को फांसी की सजा दी, सर्वोच्च न्यायालय ने दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर से फांसी की सजा नहीं मिली, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से फांसी की सजा नहीं मिली। जब लैंड ऑफ द लॉ का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी, उसको विवादास्पद, उस पर विमर्श करना खराब बात नहीं है। आप विमर्श कर सकते हैं, लेकिन विमर्श को आपने धार्मिक रंग किसने दिया? अबू आजमी साहब, आप कह रहे हैं उसने सरेंडर किया, आपके पास प्रमाण है क्या? आप जिस व्यक्ति के आर्टिकल को कोट कर रहे हैं वह भी मानने को तैयार है। नेपाल में पुलिस ने अरेस्ट किया, सरेंडर्ड आदमी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। आप इस बात के लिए उससे माफी देना चाहते हैं? आप आतंकवादी के प्रति श्रद्धा दिखाकर, रिस्पेक्ट दिखाकर एक बौद्धिक वातावरण बना दिया। पहली बार विश्व के इतिहास में किसी आतंकवादी के पक्ष में बौद्धिक वातावरण बनाने का काम आपने किया है। क्यों नहीं कहते कि उनको सजा होना चाहिए? एक बार अपने, अरे बाबा, आप अबू आजमी साहब, अबू आजमी साहब मेरी बात सुन लीजिए। जिस दिन समझौता एक्सप्रेस का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, जिस दिन समझौता एक्सप्रेस का निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा, मालेगांव का आ जाएगा, जिसके बारे में आएगा हम आपने बाबू बजरंगी चाहे कोई भी हो, नाथुराम गोडसे को, आप मेरी बात सुन लीजिए। बाबू बजरंगी को कौन समर्थन कर रहा है? मैं क्यों समर्थन करूं? बाबू बजरंगी को मैं क्यों समर्थन करूं? आप करते हैं, आप उसका हाल बनाकर याकूब का समर्थन कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा राकेश जी, देखिए अखिलेश जी मानेंगे। देखिए सांप्रदायिक दंगे, एक बात मैं कह दूं, सांप्रदायिक दंगे, और कोई जज अच्छा आएगा छुड़वा दूंगा, अच्छा जज आया सबको छुड़वा दिया, वो खुद कह रहा है। बोलिए ना कि गलत हो रहा है देश के अंदर ये सब चीजें। शर्म आनी चाहिए देश की न्याय व्यवस्था पर इस तरह की टिप्पणी करते हुए। अबू आजमी जी, आप एक जिम्मेदार नेता के नाते आप यहाँ पे टीवी चैनल पर बैठे हैं, आपको कोई अधिकार नहीं जुडिशरी के बारे में इस तरह से बोलने का। आप जस्टिस मेरी उस न्याय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो जिसने रात भर सुप्रीम कोर्ट ने जज करके और इसे सजाया लोग को 5 बजे तक डिसीजन दिया। दुनिया के अंदर कभी नहीं होगा 1:30 बजे संसद अदालत खुली होगी
और सुप्रीम कोर्ट के पूरी बेंच ने उसकी सुनवाई की। उसने कहा जिस रात को फैसला हुआ दोनों को शर्म आनी चाहिए। आतंकवाद को जो भी मजहब से जोड़कर देखेगा उसे शर्म आनी चाहिए। इस देश का हर नागरिक स्वतंत्र है, अपने तरीके से उसको जीने का अधिकार है और जो इंसाफ है वो अदालतों के जरिए होता है। यहाँ कोई भी ठेकेदार ना बने नैतिकता का या फिर किसी भी धर्म का। हमारे साथ शायना एनसी भी है, भारतीय जनता पार्टी की नेता है। लोग इस देश के विद्वानों ने एक मिनट, शायना एनसी जी नहीं अकेले किया था। साक्षी महाराज अगर ये कहते हैं कि ओवैसी आतंक की फैक्ट्री चलाते हैं, क्या बीजेपी इस बात से इत्तेफाक रखती है? बड़े वकील रह चुके, उन्होंने एप्लीकेशन किया था। एक मिनट, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक और बयान आया, उस पर जरा बात करें शायना एनसी से। देखिए, आप अभी एक मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और उससे कोई पॉइंट साबित नहीं होता है। जो 22 साल बाद आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, तो वो फैसला आपके या मेरे मत पे या कोई समुदाय के मत पे नहीं है। उन्होंने हार्डकोर एविडेंस के आधार पे ये स्थापित किया कि याकूब मेमन एक कॉन्स्पिरेटर था और उनका जो योगदान रहा 1993 ब्लास्ट केस में, जहां उन्होंने पैसा खर्च किया, एक्सप्लोजिव उनके पास जो प्राप्त हुए, बहुत सारे ऐसे हार्डकोर एविडेंस के आधार पे ये केस टाडा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अपील में भी गया। और इसके बावजूद जो आप और हम ये बहस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं समझ लीजिए कि ये एक मुसलमान है इसलिए उनको सजा मिली है। ये बहस कोई नहीं कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर किसी की सर आंखों पर है। ये वो लोग सवाल खड़े हैं कर रहे हैं जिन्हें राजनीति की दुकान चलानी है। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, साक्षी महाराज ने क्यों कहा कि ओवैसी आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वो एक सांसद के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ओवैसी जी कहे कि याकूब मेमन को टारगेट किया क्योंकि वो एक समुदाय से जुटे हैं या उनका मजहब कुछ है, क्या ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है? क्या ये राजनीति नहीं है? और जो उन्होंने ऐसे नकारात्मक बयान दिए, तो समाजवादी पार्टी के जो नेतागण ने कहा कि देखिए, आतंकवाद और एक व्यक्ति जो शहीद होते हैं और बलिदान देते हैं, उसमें बहुत अंतर है। और आप लगातार लोगों को गुमराह करते हैं और ये वोट बैंक की राजनीति करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने एक टिप्पणी नहीं की क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुडिशरी तय कर रहा है एविडेंस के आधार पे, और उन्होंने अपना निर्णय दिया। आप और हम कौन है ये कहने कि वो बेबुनियाद है या वो एक मजहब से जुटे हैं इसलिए? और जो टेररिस्ट है, जो आतंक है, क्या उनका कोई रंग रूप होता है? जी, रूप नहीं होता, रंग नहीं होता है, ये हर कोई कहता है, लेकिन उसको रंग रूप दोनों पहनाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, अफसोस की बात है डिप्टी कि आपकी पार्टी के भी कुछ नेता कोई राजनीतिक आदमी थे क्या? आप बताइए, जस्टिस अखिलेश प्रताप सिंह जी, थोड़ा सा अखिलेश थोड़ा प्रश्न मैं जोड़ना चाहता हूं। एक प्रश्न, छोटा सा प्रश्न ये है कि नहीं, छोटा सा प्रश्न आपसे मैं है कि जब प्रियंका गांधी राजीव गांधी के हत्यारे से मिलने गई थी और राहुल गांधी जो आपके सर्वोच्च नेता हैं, आपके प्रेसिडियम के उससे बड़ा कोई नेता नहीं है, जब उसने कहा मुजफ्फरनगर से के कैंप से आईएसआई में लोग भर्ती हो रहे हैं, इस तरह के इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से कांग्रेस ने कितनी क्षति पहुंचाई है। छोड़िए, धर्म की बात छोड़िए, धर्म से किसने जोड़ा? प्रियंका गांधी ने क्यों हस्तक्षेप किया इन मामलों में? ये पारिवारिक मामला नहीं था, देश के प्रधानमंत्री मारे गए थे, पिता पुत्री का मामला नहीं था। आपने अच्छा छेड़ा। देखिए अखिलेश जी, आनंद जी, देखिए कुछ लोगों को पीड़ा होगी। हमारा अनुरोध है कि कम से कम बहस में आतंकवाद न फैलाएं, वैचारिक अभिव्यक्ति की आजादी यहां बने रहने दें। खासतौर से समझने वाले समझ गए होंगे। चलिए, जो लोग इसी मुजफ्फरनगर के जनसभा में चुनाव में ये कहते थे कि मुझे गर्व है गुजरात की उस घटना पे, अभी भूले नहीं ना तुम, वो लोग हमें बता रहे हैं। अपने गिरबान को झांक के देखिए कि आपका अतीत, वर्तमान और दिखने वाला भविष्य किस तरह का है। हमें आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज ये लोग क्यों डाइवर्जन कर रहे हैं चीजों का? सरकार अपनी उपलब्धि क्यों नहीं बता रही है? आतंकवाद में क्या क्या किया, कहां कदम आगे बढ़ा है? कहां देखिए तकलीफ शुरू हुई, किसी को तकलीफ शुरू हुई, किसी को तकलीफ, आप खामोश रहे।
आप एक मिनट सब जवाब दूंगा, भागता नहीं हो। मैंने स्पेसिफिक सवाल आपने बताया कि जो व्यक्ति एक सेकंड अभी दे रहा हूं जवाब, मैंने अभी दे रहा हूं जवाब। अरे पहले आप ये बताइए, आप विचारधारा के बात करने का अधिकार नहीं है आपको। किसको कह रहे हैं बेचारे के आतंकवाद की बात कर रहे हैं? कांग्रेस की नेतार है इस देश के आतंकवादियों के विदेश में जाने के लिए। यही है सवाल है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस सवाल है भगवा ब्रिगेड की जब भी बात होती है खास तरह के आतंकवाद से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ने का जब प्रयास किया जाता है तो हिंदू आतंकवाद शब्द का भी इस्तेमाल किया गया था। जिस देश का मिजाज सर्वधर्म समभाव का है, जो देश धर्मनिरपेक्ष है, वहां पर आखिर लोगों को बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? आतंकवाद को कभी मजहब से जोड़ दिया जाता है और इसी बहाने सियासत की जाती है। और देखिए जरा इसमें कैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद कूद पड़े हैं। ये बयान सुनिए जरा। मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूं, राम तो हमारे थे, बाबर का तुम्हारा लगता था? हैदराबाद में जितनी भी आतंकवादियों को ट्रेनिंग मिलती है, पैसा कहां से आता है, क्या होता है? इनकी हर गतिविधि राष्ट्र की विरोधी है। शाइना एनसी जी भारतीय जनता पार्टी के आप नेता हैं, जरा ये बताइए, जो बातें ओवैसी ने कही, जिस तरीके से याकूब मेमन से उन्होंने हमदर्दी दिखाई है, कोई भी इसको सही नहीं मानेगा। एक वो सांसद और अब ये सांसद की जुबान। जी मैं आता हूं अखिलेश जी आपके पास, जरा मुझे शाइना एनसी से जवाब देने बात हो जाने दें। एक मिनट, मुझे कोई नहीं, पहली बात सुन लीजिए। एक नहीं, कोई डिस्टर्ब करके मेरा समय खा जाए फिर आप कहें कि आपका समय। सर मैं आऊंगा आपके पास, ये जरा जवाब तो लेने दीजिए कि क्या एक सांसद की भाषा हो सकती है? मेरी बात तो कंप्लीट होने दें। सांसद ने जो बात कही है, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दें, फिर शाइना जी के पास जाए। मेरा अनुरोध यही है कि मेरी बात समय तो मैं भी लोगों को डिस्टर्ब करूं? आप ये चाहते हैं मैं भी लोगों को डिस्टर्ब करूं? नहीं अखिलेश जी, आप एक वरिष्ठ नेता, मैं आऊंगा आपके पास। मैं जो हूं सर, चलिए आप 20 सेकंड में अपनी बात खत्म कीजिए, फिर मैं उनसे लेता हूं। मैं जो हूं अभिव्यक्ति का आतंकवादी, अभिव्यक्ति की आजादी का आतंकवादी नहीं बनना चाहता हूं। हम सबको अधिकार है, सब लोग अपने अभिव्यक्ति के अधिकारी हैं। तो ये अगर आप मुझे अवसर दे दें तो मैं कह दूं, अन्यथा आप जो आपका जो अवसर है आप बोलिए सर, लेकिन छोटे में जवाब दीजिए, फिर मुझे शाइना एनसी से जरा जवाब लेना है। हाँ, छोटे में ही माननीय अभी हमारे सांसद जी ने, साक्षी महाराज जी ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि वो फला शख्स हैदराबाद में आतंकवादी गतिविधियां चलाते हैं। भाई सरकार में आप बैठे हैं, तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये तो बहुत गंभीर बात उन्होंने कही कि आप जिस सत्ता में बैठे हुए हैं, जिस हुकूमत में बैठे हुए हैं, आपको इतनी जानकारी है, आप बड़े भारी सांसद हैं कई टर्म के, और आपके पास इतनी बड़ी जानकारी है, सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है क्या कि ये कश्मीर से लेकर पूरे देश में फेल हैं? तो अब वो डाइवर्जन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे लिटिल मोदी गेट हो, चाहे आतंकवाद हो, चाहे गुरदासपुर हो, उससे अपना ध्यान हटाने के लिए हो गया। अखिलेश जी आपकी बात हो गई। ग्रुप्स हैं, एक सांसद है साक्षी महाराज, अगर उन्हें यह लग रहा है कि आतंक की फैक्ट्री चल रही है तो कार्रवाई कर सकती है, बीजेपी की सरकार है। मैं प्रतिक्रिया दूं, क्योंकि इन्होंने बहुत बोलना किया और बहुत शोर मचाया। अभी मुझे बोलने दीजिए। देखिए, देश की जनता आज के दिन में जात पात धर्म की राजनीति नहीं करती है। मोदी जी क्यों जीत के आए? क्योंकि वो प्रगति और साथ साथ एक स्थिर सरकार और एक राजनीति में जो राजनीतिक इच्छा शक्ति जो उपलब्ध नहीं थी पिछले सरकार में, उन्होंने दिखाया। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने कहा कि कोई कन्विक्शन है तो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है उनको उनके आधार पे, साबित हुए प्रूफ के आधार पे उनको तय करने दीजिए कि क्या सजा मिलनी चाहिए। मोदी साहब की बात उन्हीं के पार्टी के सांसद नहीं समझ पा रहे हैं। एक मिनट, साक्षी महाराज क्यों कूद पड़े इस लड़ाई में? ऑर्डर सिचुएशन, जो लॉ एंड ऑर्डर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने ये कहा, लेकिन आपने ओवैसी जी और नरेंद्र भाई ने कहा था, सुनिए आप इस बात को सुनिए, और जो आप ये सुनिए कि डॉक्टर बाबू बजरंगी ने कहा कि नरेंद्र भाई ने कहा कि तुम इंतजार करो, 1 जज 2 जज 3 जज, एक जज अच्छा आएगा सबको निकाल दिया जाएगा, और जब मेहता जज आए तो सबको निकाल दिया गया। ये क्या है? कहां इंडिपेंडेंट हुई जुडिशरी?
अगर बाबू बजरंगी कह रहा है कि नरेंद्र भाई ने जज से बात करके सबको निकलवा दिया, तो मतलब क्या हुआ इसका? एनआईसी उसका स्टेटमेंट खुद बोल रहा है, वकील पे दबाव बना रही है। अबू आजमी जी, अब ये बताओ टिकट कब दे रहे हैं उसको, आतंकवादी को? मत फैलाइए। आपके पास कोई मुद्दा है तो वो मुद्दा के आधार पे बात फैला रहा हूँ। अरे उसका स्टेटमेंट है, आप सुनिए ना स्टेटमेंट उसका। करते हैं अबू आजमी जी, जो आप इस तरीके से ये तमाम बातें तब से कहे जा रहे हैं, क्या आपका इस देश में देश की सबसे बड़ी अदालत की यकीन नहीं है? देश में सबसे बड़ी अदालत देर रात में खुलकर वहां पर फैसला किया जाता है कि कोई अन्याय ना हो जाए, कोई त्रुटि ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए। क्या आपका यकीन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? और शर्मानी जी, इनको तो पाकिस्तान का कोर्ट लगेगा। रजिस्ट्रार मिस्टर अनूप सुरेंद्र नाथ कहता है कि ये सर जो था फैसला किया है, कहां हुए हैं? और डिप्टी रजिस्ट्रार ने वाली बात भी सामने साफ हो चुकी है, किसी और वजह से हो गए हैं। तार जोड़ लो, चेक कर लो ना कहां जोड़े हुए हैं। अरे आप लोग जोड़ रहे हो। आप बताइए, आतंकवाद आतंकी की उसके पत्नी को क्या टिकट दोगे? आप संसद में बैठाओगे आप उसको? आप क्या चाहते हैं? आप उत्तर प्रदेश हमने निकाल दिया। देखिए, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखो, बात सुनिए, नहीं तो आप अभी तक जेल में खड़े रहे होते, अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाते। सुनिए, बात सुनिए। आप अगर ये न्यायालय अच्छा नहीं होता ना, तो रात को 1:30 बजे नहीं खुलता। बात पैदा होता है। अब इसके बावजूद भी आज दुनिया के अंदर कोई ऐसे न्यायालय नहीं होगा। चाहते हैं फिर भी आप उसी न्याय व्यवस्था पहले बाबरी मस्जिद लगा दीजिए, फिर मुकदमा चलाइए। अगर चाहते हैं आप कि इस देश में प्रेम बढ़े, तो आप 2002 के गुजरात के दंगों के दोषियों को सजा दे दीजिए। अभी क्या हुआ? अरे कैसी बकवास करे जा रहे हो अभी? अबू आजमी जी, आप मुझे बताइए कि क्या कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया आपस में? दिलवाना किससे है? क्या कोर्ट ने सुनवाई नहीं करी? क्या कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया? सजा नहीं किया? मुझे बताइए, आपको गुजरात दंगे याद आते हैं? वो उनके लोगों की शहादत याद नहीं आती? राकेश जिंदा लोगों को जला दिया गया। मुझे कुछ कहना आपको वो मुजफ्फरनगर बाकी कांड याद नहीं रहते? जहाँ पर बहुत बढ़िया। आप उनको उनके कुछ कांड याद दिलाइए, वो आपको आपके कुछ कांड याद दिलाएंगे। जनता को बस भ्रमित करते रहिए। विकास से किसी का कोई लेना देना है नहीं। राकेश सिन्हा जी, सर ये बताइए, ये चीजें कहां जाकर रुकेंगी? दोनों तरफ से कुछ यही बयानबाजी का सिलसिला चल पड़ा है। देखिए अखिलेश जी, लोग जो है एक्शन पे रिएक्शन करेंगे, और आईएसआई के लोग हमारे मुल्क के अंदर अमन चैन खत्म करना चाहते हैं। आइए हम तय करें आज, तो फिर क्यों बढ़ाते हो उनको? मुस्लिम के नाम पर नहीं, जहां भी जुल्म जाती होगी। मेरा सवाल था अबू आजमी साहब, सुन लिया आपको, सुन लिया साहब, अबू आजमी साहब आपको सुन लिया। देखिए, मैं कहता हूँ घटनाओं को अरे जवाब मैं दे रहा हूं, आप सुन तो लीजिए। मैं कह रहा हूं कि इसको खाद पानी की तरह मत उपयोग कीजिए अपनी पहचान बनाने के लिए। अब याकूब के पक्ष में बोलकर, याकूब की दलील देकर आप कहिए फांसी की सजा का विरोधी आप कह सकते हैं, कोई दो राय नहीं है, बहुत से लोग विरोधी हो सकते हैं, लेकिन याकूब ने बोला उसको निकाल दिया। अरे भाई मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं, अरे आप बात तो सुन लीजिए, आप इतना क्यों धैर्य खो रहे हैं? हम और आप एक ही देश के नागरिक हैं, देशभक्त हैं दोनों, कोई देशभक्त नहीं है। अरे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो परिस्थिति पैदा की उसमें आप में और जनता के बीच एक डिस्कनेक्ट हो गया है। जो प्रोफेशनल सिग्नेटरीज ने साइन किया, जो पहले आप बता रहे थे, उन्होंने पोखरण 2 के बाद जब वाजपेयी जी ने पोखरण 2 किया तो प्ले कार्ड लेके पार्लियामेंट के सामने खड़े थे। भारत सरकार ने गलत किया। जब अफजल गुरु को फांसी दी जा रही थी तब भी वो प्ले कार्ड लेकर खड़े थे। तीस्ता सत्यवाद ने अपने मैगजीन में लिखा, कसाब को फांसी की सजा नहीं हो इसके बारे में कैंपेन करके हमने मानवाधिकार का एक नया मापदंड साबित किया। वही तीस्ता सत्यवाद बाहर के एनजीओ से पैसा लेती हैं, बाहर से पैसा लेती हैं, कहती सरकार जांच मत करो, मुझे अधिकार है। आप किन बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं? इस देश के बुद्धिजीवियों ने इस देश में आतंकवाद को बौद्धिक ऊर्जा देने का काम किया है। पूरे विश्व में होस्टन में बम ब्लास्ट हुआ है, फांसी की सजा मिली, 22 साल के लड़के को फांसी की सजा मिली। कौन आतंकवाद की बात कर रहा है? 26/11 के पीछे कौन है? 9/11 के पीछे कौन है? ब्रिटेन में 7/7 की घटना, आप मेरी बात सुन लीजिए, 7/7 की घटना घटी ब्रिटेन में, फ्रांस में घटना घटी, कौन है? और भारत में मोहम्मद साहब के, सुन लीजिए, अरे सुन लो अबू आजमी साहब, मैं उन तमाम लोग कह रहा हूं, देखिए एकेडमिक डिबेट में और राजनीतिक डिबेट में अंतर है। आप याकूब भक्ति दिखा रहे हैं, वो विमर्श कर रहे हैं। ऐसी भक्ति मत दिखाइए जिसमें आपको चुल्लू भर पानी में डूब जाना पड़े। जी नहीं, हम ये नहीं दिखा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि प्रोसिक्यूटर ने मेला नहीं किया। और आप इस देश में, आपको मैं बता रहा हूं, दुनिया की दूसरी सबसे पुरानी मस्जिद इस देश में है।
केरल के मालवार में चेयरमैन मॉस्क है। उस देश में आतंकवाद है, रहेगी। भारत के मुसलमानों को देश में मुसलमानों ने राज किया है। साथ ब्रिटेन में हुआ, फ्रांस में हुआ, 26/11 हुआ। उसके पीछे जो ताकत है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और अखिलेश आनंद जी इनको शांत तो कीजिए। अखिलेश आनंद जी, आतंकवाद अकारण नहीं होता, उसके पीछे एक विचारधारा काम करती है। अलकायदा एक विचारधारा पर चल रही है। आतंकवाद ISIS की वजह से होता है। इस्लाम के लिए खतरा नहीं है क्या? तालिबान किसके लिए खतरा है? तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की एक लड़की खड़ी हो गई। आपको लड़ना पड़ेगा तो आपको उसको डायग्नोसिस करना पड़ेगा। खतरा होगा ना। बड़ी आइडियलिस्टिक बात। तालिबान को देखिए, नहीं लड़ सकते हैं। सेंटिमेंटल आइडियलिज्म सिर्फ सबोटाजिंग होता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, राकेश सिन्हा जी, अगर याकूब का मुंबई में आप नहीं रहते, आप भी चले जाते। उसने जितना आरडीएक्स इकट्ठा किया था उससे पूरी मुंबई महानगरी समाप्त हो जाती। उस यादव के पीछे अरे शर्म नहीं आती आपको? अब वो बारी बारी से सर आप लोगों से गुजारिश किया है आपने देश में जो चाहा है। एक मिनट, बारी बारी से। रिटेलिएशन था। जस्टिस कृष्णा ने कहा है कि मुंबई के दंगे और बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन मैंने भी कोई किसी को नहीं पाएगा। 30,000 मंदिरों को तोड़ करके बंसल साहब किए थे। आप लोग अपने हिंदू समाज खड़ा हो गया तो एक नहीं बचेगा, याद रखना। बंसल साहब, आप हो, अबू आजमी हो, एक मिनट, आप लोग सब अपनी अपने इतिहास की किताबें अपने हिसाब से लिखकर चले आते हैं। उस पर बात नहीं होनी चाहिए ना, तथ्यों पे बात होनी चाहिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, बहुत पुरानी चिट्ठी। अखिलेश प्रताप सिंह जी, एक मुझे बोलने दीजिए। बंसल साहब बारी बारी से अखिलेश जी में एक सवाल जोड़ दो। शुक्रिया। अखिलेश प्रताप सिंह जी अपनी बात रखिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। अबू आजमी जी, आपसे मेरी गुजारिश है, बारी बारी से अपनी बात रखिए। मेरा सवाल अखिलेश प्रताप सिंह जी से है। अखिलेश जी अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन आप लोग भी बहुत अलग नहीं दिखते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने के इल्जाम आप लोगों पर भी लगते रहे हैं, और याकूब मेमन की फांसी पर खास तौर पर शशि थरूर जी का जो बयान आया और दिग्विजय सिंह जी का जो ट्वीट आया, दोनों के ट्वीट, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं। मैं एक थोड़ा सा धीरज रखेंगे, मेरा अनुरोध सारे लोगों से है, विनम्र अनुरोध है। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, कभी भी इस पर राजनीति नहीं की है। जिन लोगों ने कुछ बोला भी था वो अदालत के फैसले पर नहीं बोला था, उनकी व्यक्तिगत राय थी, बता दिया गया था। इसके अलावा बीजेपी के भी लोगों ने बोला है, बॉलीवुड के भी लोगों ने बोला है, लेकिन हम उस पर जाना नहीं चाहते। जब न्यायपालिका का, सर्वोच्च न्यायपालिका का आदेश आ गया, उसके बाद किसी को उसमें जिरह करने की आवश्यकता नहीं है। हमें नतमस्तक होकर उसके आदेशों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी बात, अभी मैं देख रहा था पर उपदेश कुशल बहुतेरे चल रहा था, यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा था, एकेडमिक कर ले। भाई आपकी सरकार यहाँ पे भी, कश्मीर में ISI के झंडे वहां क्यों दिखने लगे? क्यों दिख रहे हैं? क्यों पाकिस्तान के झंडे दिख रहे हैं? क्यों नहीं ये रोका जा रहा है? क्यों आपका जिसको हम आप साथी समझते थे वो आज हमारे खिलाफ यूएनओ में भी जाकर के हमारा साथ नहीं दे रहा है? क्यों हमारा जो इराक के नहीं थे, थोड़ा सा मैंने अनुरोध किया था, मैंने अनुरोध किया था, तकलीफ होगी, मैंने अनुरोध किया था ससम्मान। ये देखिए, ये भी एक विचारधारा है कि दूसरों को न रोके देने, बोलने देने की, अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने की। ठीक है, अगले अपनी बात कंप्लीट कीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके अलावा दूसरा जो बोले वो गलत बोल रहा है। सीखा है। मैं इंगित कर रहा हूँ कि लोग जान जाए। जी शुक्रिया। बोले तो रोकना ही पड़ेगा, तो मैं यही कह रहा हूँ, आपको रोकना ही पड़ेगा। नहीं जी, शुक्रिया। आप जैसे और आपकी पार्टी और नीतियों विचारों को हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, सारे चैनल पर देखने वाले लोग समझ रहे होंगे। हम बार बार यही कह रहे हैं कि सत्ता में बैठे व्यक्ति की, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कर्मों पे बात करे, अपने फ्यूचर के एजेंडों पे बात करे, जो वादा करके आए उस पे बात करे। उस पे बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों ये ईरान तुरान की बात करते हैं इनके लोग, अदा करदा लोग? क्यों पार्लियामेंट में डेडलॉक बना बैठा है? क्यों उस पर बात नहीं करते हैं? क्यों मोदी, छोटे मोदी और सुषमा स्वराज जी की चीजें क्यों उस पर बात नहीं होती है? क्यों आतंकवादी हमले हमारे यहाँ बढ़ गए उस पर बात नहीं होती है? सीज फायर बढ़ गया उस पर बात नहीं होती है? आप इस पे बताओ, इस पे बहस करो आप, लेकिन इस चीज को
आप डाइवर्ट करोगे, क्योंकि इसमें बात होगी। कौन डाइवर्ट कर रहा है? शाइना एनसी जी डाइवर्ट कौन कर रहा है? पार्लियामेंट में 56 इंच थी, पार्लियामेंट में गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो कहा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कहा, उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग क्यों किया था? किसको खुश करने के लिए किया था? किसके तुष्टिकरण के लिए किया था? अखिलेश जी, इतिहास माफ नहीं करेगी इसके लिए आपको। पूरे विश्व की सभ्यता में भारतीय संविधान को बदनाम करने के लिए जो काम कांग्रेस ने किया, दो गृह मंत्रियों ने किया, और राजनाथ सिंह जी ने आपको पार्लियामेंट में एक्सपोज किया है। आप उसका जवाब दीजिए। पूरा देश इस मामले में राजनाथ सिंह के साथ खड़ा है। एकदम दे रहा हूँ, एकदम दे रहा हूँ। ये शिंदे और चिदम्बरम ने जो काम किया हिंदू आतंकवाद और सेपरेट टेररिज्म, वो कहाँ है? नहीं लगता है कि आप लोगों की इस बहस के बीच में तू में जनता कहीं नहीं है। स्वांतः सुखाई के लिए आप लोग बात करते हैं। कुछ कहना है शाइना एनसी जी, क्या ऐसे ही ये देश चलेगा या विकास वाली वाकई कोई बात होगी? जी हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रति मुझे अफसोस होता है, और उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो लगातार दिखते आ रहे हैं। हर डिबेट में वो कहीं ना कहीं जाते हैं, भटकते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। मैं कांग्रेस को पूछना चाहती हूँ, क्या सुशील कुमार शिंदे ने हिंदू टेरर यानी कि सैफरन टेरर का जिक्र किया, या हमने? किसने ये टर्मिनोलॉजी की? एक सेकेंड, जब राजनाथ सिंह हमारे गृह मंत्री ये सवाल पूछते हैं कि ये आतंक को, ये हिंदू टेरर, सैफरन टेरर किसने तय किया, किसने बोला, किसने प्रोपगेट किया, उसके प्रति आपकी कोई जवाब नहीं है। जब अन्य दल कहते हैं कि आतंक का एक मजहब होता है तो आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि आप वोट बैंक राजनीति खेलते आ रहे हैं। जो बीजेपी, चलिए मुझे एक बात बताइए, राकेश सिन्हा जी, विनोद बंसल जी के पास में आऊंगा, उसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं। बहुत हो गई, एक बात हम बार-बार कर रहे हैं। ये जो अशोक सिंघल जी ने कहा है कि जो प्रेम की भाषा नहीं समझते हैं उन्हें मारकर पीट कर वो भाषा समझाएंगे, सही है क्या राकेश जी? देखिए अखिलेश जी, मैं बता दूं, 1990 में तो यही है, पुलिस ने लाठी चलाई थी और खून से लथपथ हमने, मेरी बात सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। देखिए अखिलेश जी, खून से लथपथ जवाब लेना हो तो बोलिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। राकेश जी, आपका रखो, सुन लीजिए। अशोक सिंघल जी इतने लोकप्रिय नेता थे, यदि एक बार अपील करते तो अयोध्या की हालत खराब हो जाती। जिस आदमी ने अपने ऊपर लाठी चलने के बाद अपने शरीर खून से लथपथ था, तब उन्होंने वायलेंस की बात नहीं की। अखिलेश जी, बात तो सुन लीजिए। इस पे बात देखिए, मैं इस बात कहना चाहता हूँ, सवाल किया था, इसलिए एक मिनट राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। सर आता हूँ आप लोगों के पास। राकेश जी, बात खत्म कीजिए। देखिए मैंने कहा 1990 में अखिलेश उनका आक्रमण हुआ, तब भी उन्होंने वायलेंस की बात नहीं की थी। देखिए उनकी एक अभिव्यक्ति का तरीका था। उन्होंने बोला, मैं कहता हूं लैंड ऑफ द लॉ सुप्रीम है, चाहे कोई हो। सजा देना, अपराध साबित करना, तो मारेंगे क्या? किसी को मारेंगे क्या? मार के क्या समझाएंगे? क्या अथॉरिटी आपको मारने की? आपका नहीं, एकदम नहीं, किसी को नहीं मार। देखिए, किसी को नहीं मारा जाएगा, किसी को पीटा, कोई नहीं मार सकता, कोई पीट सकता। इस देश के सब नागरिक को समान अधिकार है और वो न्यायालय के द्वारा शासित है। यहाँ को भक्ति करने वालों को हम बंसल साहब क्यों करते हैं? सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप लोग करते हैं। क्यों इस तरह की बातें हैं कि प्रेम की भाषा जो नहीं समझेगा उसे पीट के समझाएंगे? याकूब भक्ति, देखिए इन शब्दों का महत्व नहीं है। याकूब भक्ति ने इस देश के राष्ट्रवाद को, पंथ निरपेक्षता को कितनी क्षति पहुंचाई है, आप नहीं लगा सकते। मैं देखिए, किस तरह से देश को बांटने का काम किया है। ये है कि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अभी जो ISI की गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो अशोक सिन्हा ने बात क्यों कही? नहीं, आप कह रहे हैं दरकिनार करने, आपके नेता कह रहे हैं संरक्षक है विश्व हिंदू परिषद के, वो उन्होंने बयान दिया। बिल्कुल वो उन्होंने यही कहा कि ये ISI जैसे आतंकी संगठनों को और उनके हमदर्दों को, उनके रिश्तेदारों को, उनको पनाह देने वालों को अगर प्यार की बात समझते हो ठीक है, नहीं तो डंडे बढ़ाइए इसको। और ये बहुत आवश्यक है। अशोक जी वही नेता है जिनको सपा ने गोली चलवाई थी और सैकड़ों की संख्या में कार सेवक शहीद हुए थे अयोध्या की धरती पर, लेकिन अशोक जी लहूलुहान एक शब्द नहीं बोले। अगर चाहते तो खून खराब हो जाता। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, लेकिन हर किसी को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मोहल्ले में अगर आग लगेगी तो घर हर किसी का जलेगा।